Hello, my amazing Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper well and are at peace. So, today we are going to begin with the chapter Discovering Tute, the saga continues. Now, अब यहाँ पर ना ये जो word है particular, and मैं कहूँगी not word but the name, right? Name जो है इसको आप ट्यूट प्रोनाउंस कर सकते हो, आप इसको टट बोल सकते हो, वट एवर यू लाइक, यू कैन गो अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर नेम. ये स्नैपशॉट की आपकी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसका आई वोंट से एग्जैक्टली एक स्टोरी बट देन येस इट्स अ सागा. एंड व्हाट इज सागा? जल्दी से ना पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपने कौन सी बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड मूवी में ये वर्ड सुना है सागा. आई एम श्योर सुना होगा, बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओ कहाँ पर आपने सागा वर्ड सुना है. इसका मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली हिस्टोरिकल अकाउंट जो आपको पास्ट के इवेंट्स का एक सीरीज देता है, राइट? स्टोरी अगर एक जनरल सेंस में हम समझे तो इट्स अ स्टोरी, बट देन कैसी स्टोरी? कोई ऐसा रैंडम नरेशन नहीं है, पास्ट के इवेंट्स जितने भी हुए होंगे वो एक सीरीज में आपको बताएंगे. एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं वेडिंग सागा, है ना, ट्रेंड कर रहा है काफी ज्यादा, तो हम बोलते हैं वेडिंग टेल, देयर वेडिंग सागा, कि कैसे कैसे उनके जो जर्नी है किसी भी दो इंडिविजुअल्स की वो कैसे वेडिंग तक पहुंच गई, तो वी कॉल इट सागा, राइट? ऐसे ही आप लोग बताओ जल्दी से कहाँ ये सुना है. और ये जो चैप्टर है इस वीडियो में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इस पूरे ही चैप्टर का एक क्विक समरी मैं करूंगी, तो जस्ट इन केस आपको अगर विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स आपको चैप्टर समझना है तो आपको वहां भी हेल्प हो जाएगी. एंड यस, फॉर द एक्सट्रैक्ट बेस्ड आंसर्स जो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चैप्टर के बीच में से आते हैं, उसके लिए अगर आपको लाइन बाय लाइन जाना है तो वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ. ठीक है, तो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड ये स्लाइड अगर चाहिए तो उसके लिए यू ऑल नो, बाकी वीडियोज में भी मैं बोलती आई हूँ that you have to download the application Science and Fun, और वहां पर YT रिसोर्सेज के अंडर आपको ये स्लाइड, ये PDF मिल जाएगा. क्लियर? सारी प्रॉब्लम्स का हम लोग सोल्यूशन निकाल चुके हैं. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर डिस्कवरिंग ट्यूट. तो मैं इस वीडियो में इसको ट्यूट प्रोनाउंस करूंगी, ये आपके ऊपर है, आप इसको टट बोल के याद करो जैसा आपको पसंद आए. सो दिस चैप्टर बेसिकली एक्सप्लोर्स, क्या ये आपको क्या बताएगा, एक इंट्रोडक्शन में आपको जल्दी से दे देती हूँ चैप्टर का. मम्मी वर्ड तो आई एम श्योर सबने सुना होगा. अब ना वो बताने के बाद कमेंट्स में एक और चीज मुझे बता दो, किसी ने भी अगर कोई हॉरर मूवी देखी है, जरूरी नहीं है, काफी मूवीज ऐसी भी हैं जो ममीज को कॉमिकल वे में भी प्रेजेंट करती है, तो कोई भी मूवी जो आपने मम्मी से रिलेटेड देखी है, और यहाँ पर मम्मी का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर, ठीक है? दिस फिगर, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने इमेज में, दिस इज कॉल्ड मम्मी. ओके, कोई भी मूवी ऐसी देखी हो, कोई भी हॉरर मूवी, उसका भी नाम फटाफट से मेंशन कर दो. कौन सी मूवी आपने देखी है? अगर रिकमेंडेशंस अच्छी लगी तो आई डेफिनेटली गो एंड वॉच, राइट? तो ये जो चैप्टर है इट बेसिकली एक्सप्लोर्स, इट टॉक्स अबाउट द लाइफ, डेथ एंड मिस्ट्रीज. किसकी? किसी की मिस्ट्री, लाइफ की, डेथ की मिस्ट्री किसकी बता रही है? ट्यूटनखामुन. ओके, ट्यूटनखामुन नाम है, आपको नाम याद करना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है. ओके, थोड़े से नेम्स को लेकर आपको अवेयर रहना पड़ेगा. सो दिस चैप्टर बेसिकली टेल्स अस अबाउट द लाइफ, डेथ एंड मिस्ट्रीज. बहुत सारी मिस्ट्रीज है, कुछ राज छुपे हुए हैं, गहरे राज छुपे हैं. किससे रिलेटेड? ट्यूटनखामुन से रिलेटेड. द फाइनल एयर ऑफ द फारो डायनेस्टी. अब जैसे हमारे अपने हिस्ट्री के आप स्टूडेंट्स अगर रहे हो कभी, या सोशल साइंस तो आई एम श्योर 10th तक सबने पढ़ा है, तो अलग अलग डायनेस्टी होती थी. तो ऐसे ही एक और डायनेस्टी की यहाँ पर बात हुई है, नॉट इंडियन डायनेस्टी. तो कौन सी है वो? फारो डायनेस्टी. तो उसके लास्ट एयर रहे हैं, ठीक है, आखिरी मेंबर, जिसके बाद इनकी डायनेस्टी इट एंडेड, ठीक है, वो खत्म हो गई थी. उसके बाद इनकी डायनेस्टी का कोई भी रूलर नहीं आया था. क्लियर? डिस्पाइट रूलिंग फॉर 9 years, 9 साल तक इन्होंने रूल किया, लेकिन इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई. 11 years के थे जब ये रूलर बने. कैन यू इमेजिन, एक 11 year का बच्चा इज रूलर. सोचो आजकल 11 साल के बच्चे हमें क्या क्या करते हुए दिखते हैं. ऐसा आई एम नॉट किडिंग, बट येस दे आर सुपर टैलेंटेड, बट देन रूलिंग, कंट्रोल करना, पूरे किंगडम को चलाना, ये बहुत ही
इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, सबके बस की बात नहीं है, तो कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था हमारे ट्यूट में। ओके ठीक है। सो 9 years तक इन्होंने रूल किया एंड बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, मिस्टीरियस सिचुएशन में इनकी डेथ हो गई। तो ये चैप्टर जो है ये आपको वैसे तो बहुत इजी रहता अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री या कोई वीडियो अगर इससे रिलेटेड आप देख लेते, है ना। डिस्कवरी चैनल पर ये आया था इसका वीडियो जहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन किया, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो भी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, समझना। तो जो ये चैप्टर है ये इनके सपोज्ड जो कर्स है, ऐसा कहते हैं, आपने हॉरर मूवीज में भी सुना होगा कि अगर हमने ये मम्मी के टूम को डिस्टर्ब किया, थोड़ा भी कुछ करते हैं ना, रिसर्च वगैरह भी अगर कोई करने आया है, टिपिकल इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में हमने देखा है, हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है, ऐसा नहीं है। तो अगर इसको हम जरा भी मूव करते हैं तो कुछ भी डिजास्टर हो सकता है, ठीक है। इट कैन टर्न आउट टू बी अ कर्स, कुछ भी श्राप हो सकता है। तो इससे रिलेटेड रिसर्च करी गई और क्या रिजल्ट है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे थोड़ा बहुत। इसकी लोकेशन और जितना भी डिटेल अनवील किया गया, उसको देखा गया, ओके, अनकवर किया कि भाई एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्यों इनकी डेथ हुई, वो जानने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द एंशिएंट इजिप्शियन बिलीफ इन एन आफ्टर लाइफ। और एंशिएंट की क्या बात करूँ, इवन इन मॉडर्न डेज वी बिलीव दैट देयर इज एन आफ्टर लाइफ। बहुत से लोग हैं जो बिलीव करते हैं अभी भी कि आफ्टर लाइफ भी होती है। सो ये भी यहाँ पर एक्सप्लोर हम करेंगे, देखेंगे, और उनके कस्टम्स से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से वो पूरे सामान के साथ किसी भी डेड बॉडी को बरी करते हैं। बिकॉज जब यहाँ पर एक्सकवेट किया गया इनके मम्मी को चेक किया गया, सब कुछ पता चला, तो वहाँ पर देखा कि देयर वर अ लॉट ऑफ आइटम्स, डेली यूज वाले आइटम्स होते हैं, वो भी एक्सप्लोर किए गए, वो भी मिले वहाँ पर, राइट। तो ये पूरा चैप्टर जो है हमें बताएगा कि उस एक्सप्लोरेशन में जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बैठी थी तो क्या क्या उन्हें मिला, क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया और क्या रियलिटी उन्होंने प्रेजेंट की। और ऐसा बहुत सा होता है, बहुत सारे, तो एक चैप्टर हमें ट्यूट के बारे में निकाल कर लाए, ऐसी बहुत सी डिस्कवरीज होती हैं, बहुत से एंशिएंट हिस्ट्री को खंगाला जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है और हमारे सामने रिजल्ट रखे जाते हैं, ठीक है। और यहीं से बहुत सी हॉन्टेड मूवीज भी बनाई जाती हैं। अब इस चैप्टर का एक छोटा सा आउटलाइन हम देख लेते हैं ताकि आप लोग अगर क्विक समरी चाह रहे हो तो आपको मिल जाएगा। तो ट्यूटनखामुन जो है, ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी। इजिप्शियन डायनेस्टी थी, तो इंडियन डायनेस्टीज बहुत सारी होती हैं, अगर किसी को पता है तो फटाफट से कमेंट्स में बता दो कौन कौन सी इंडियन डायनेस्टीज के बारे में आपको पता है। यहाँ पर इजिप्शियन डायनेस्टी की बात हो रही है, विच इज फैरो डायनेस्टी, ठीक है। तो ट्यूटनखामुन जो थे वो उस डायनेस्टी के आखिरी वंशज थे। उनकी डेथ उनके टीनेज में ही हो गई थी, ठीक है। कुछ 11 ईयर्स में वो बने थे, तो 18-19 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये आज से 3300 ईयर्स अगो, इतनी पुरानी कहानी है एंड इट्स अ रियलिटी। बिकॉज अगर आप चैनल देखोगे, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, तो आपको मिल भी जाएगा। His tomb filled with gold was discovered by English archaeologist Carter in 1922. इस चैप्टर में ना अलग अलग आपको डेट्स देखने मिलेगी, तो 1922 इज एन इम्पॉर्टेंट डेट। थोड़ा सा ना बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बिकॉज हिस्ट्री की तरफ जाता है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताऊंगी एंड आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। जितना मिस्टीरियस ये चैप्टर है उतनी मिस्ट्री में हम इसे पढ़ेंगे, ओके। सो उनका जो टूम है, जो कब्र है, वो बिल्कुल गोल्ड से सजी हुई, ऑब्वियस है भाई, रूलर रहे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल खाली उनको डाल देंगे, ऐसा तो नहीं था पूरा। एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, है ना, वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो उनकी टूम को है डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया है? इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर ने। कौन से ईयर में? 1922, ये इंपॉर्टेंट है। देन उस ममी का, यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी, ठीक है। उसको कवर करके रखा जाता है प्रॉपर सालों साल तक के लिए, सो उसको हम मम्मी बोलते हैं। तो मम्मी का जो है सीटी स्कैन भी हुआ, ओके। और जितनी मिस्ट्रीज थी कि यार इनकी डेथ कैसे हुई, बिकॉज उस टाइम पर तो कोई नहीं था ये जानने वाला कि सडनली इनकी डेथ कैसे हो गई, तो ये जानने के लिए इनका सीटी स्कैन करा गया, अब उनकी लाइफ और डेथ के बारे में जानने के लिए, राइट। Many tourists visited to see the famous mummy despite its deplorable state. अब कई बार क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे पहले के, वो उस ट्रेजर के लिए भी कई बार हमारे इस तरह के हेरिटेज को या इस तरीके की चीज़ों को, जितनी भी एंशियंट रही हैं चीज़ें, उनको डैमेज भी कर देते थे, अननोइंगली और नोइंगली उसको डैमेज कर देते थे,
राइट। ठीक है, तो ये सब एक्सप्लोर करने के चक्कर में मम्मी को काफी कुछ नुकसान भी हुआ। ठीक है, ओके। मैनी टूरिस्ट थे ऑल्सो विजिटेड, बहुत से टूरिस्ट ने विजिट किया। कोई आप म्यूजियम वगैरह भी जाओगे, आई रिमेंबर देयर इज अ म्यूजियम इन जयपुर, वहां पर भी आप देखोगे अल्बर्ट म्यूजियम, तो वहां पर भी आपको एक मम्मी दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से टूरिस्ट आते हैं वहां पर, और अल्टीमेटली कैसे ना कितना ही प्रोटेक्टेड उसको रख लो, उसकी डेप्लोरेबल स्टेट हो ही जाती है, डैमेज स्टेट में वो आ ही जाता है, एंड फिर भी लोग बड़े देखने के शौकीन होते हैं। सो कार्टर द पर्सन, कार्टर कौन है, जिसने वो डिस्कवर किया था उसका टूम, राइट। सो कार्टर फाउंड 3 नेस्टेड कॉफिन। ठीक है, कॉफिन क्या होती है, वो कब्र जिसमें इनको रखा गया था, इनके मम्मी को रखा गया था, वो इन्होंने फाइंड आउट किया। और वो किस तरह से बना हुआ था, ऐसा नहीं था कि बहुत ही सिंपल बेसिक, इतनी बड़ी डायनेस्टी के रूलर रहे थे, दैट टू द लास्ट वन, तो बहुत ही अच्छे से उसको कवर किया गया था। 3 नेस्टेड कॉफिन्स मतलब 3 उसमें स्टेजेस थे, 3 लेवल्स पर वो बना था। हर जगह उसको डेकोरेट किया गया था कपड़े से, श्राउड इज अ क्लॉथ। ठीक है, गार्लैंड्स, माला से, रोज पेटल्स, लोटस पेटल्स, विलो इज अगेन अ फ्लावर, ऑलिव, इन सब से डेकोरेट उसको किया गया था, राइट। देन द ममी वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम। अब क्योंकि अलग अलग लेयर्स थी, और वो जो ममी था वो सबसे नीचे वाले पोर्शन में था, और उसको स्टिक करने के लिए पहले थोड़ी कोई फेविकॉल वगैरह यूज किया जाता था, तो रेजिन इट इज अ मटेरियल जो ग्लू का काम करता है, राइट। तो उससे उसको प्रॉपर स्टेबल किया गया था। बट देन सिचुएशन ऐसी आ गई थी उसको निकालने के लिए, चेक करने के लिए, दैट इट नीडेड टू कट डाउन। ठीक है, जरूरत बन गई थी। चिजलिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग। ठीक है, दे वर ट्राइंग कि किसी तरह इसको ऐसे ही चेक करें, ऐसे ही निकाले बाहर, बट वो नहीं हो रहा था, बिकॉज वो बहुत बुरी तरह से नीचे स्टिक हो गया था। सो फाइनली कार्टर एंड हिज टीम दे बिलीव्ड कि यार हमें इसको कट करना ही पड़ेगा, ओके। और अब क्योंकि उन्होंने बाकी सारा सामान बाहर निकाल लिया था, तो कभी भी कोई भी आके वो चोरी कर सकता था, तो उन्होंने अपना ये एक्सक्यूज दिया कि टू प्रिवेंट थेफ्ट, चोरी होने से बचाने के लिए उन्होंने उसका जो रेजन वाला पोर्शन था जिससे वो स्टिक था उसको कट कर दिया। मेनी पीपल कंसिडर्ड इट द कर्स ऑफ फैरो। अब इससे लोग कई बार ये समझते हैं, आपको पता होगा मूवीज में देखा है कि अगर इस तरह से हम कुछ भी डैमेज करें इस तरह की चीजों को, तो इससे कर्स आ सकता है, फैरो का कर्स, फैरो डायनेस्टी का कर्स, कुछ भी भयंकर हो सकता है, एंड योर लाइफ माइट बी थ्रेटन्ड, कुछ भी हो सकता है, खतरे में आ सकते हो, ओके। सो फाइनली काफी चीजों के बाद एक सीटी स्कैन हुआ जिसमें 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस आई ट्यूट की मम्मी की, ओके। और बहुत सारे टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आई थी, बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आई थी, जिसको लोगों ने बोला कि अच्छा फैन खराब हो गया, ये हो गया, पक्का ये कर्स है, ये होने नहीं देगा, ठीक है, कर्स ऑफ फैरो है ये, राइट। ठीक है, लेकिन फिर भी समहाउ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत से लोगों का मानना है कि इट्स जस्ट एन इल्यूजन, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो द स्कैन रिवील्ड वंडरफुल इमेजेस ऑफ ट्यूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ट्यूट की अच्छी बढ़िया इमेजेस बाहर आई, ओके, उनके पूरे स्केलेटन की, बॉडी पार्ट की। आपने देखा होगा एक्सरे मशीन से किस तरह से पूरा हमारी बोन्स वगैरह का पूरा एक इमेज आ जाता है, तो ट्यूट की बॉडी का भी वंडरफुल इमेजेस बाहर आई। एंड आफ्टर द स्कैन द ममी वॉज रिटर्न टू हिज टूम। ममी को वापस टूम में रख दिया गया एज इट इज विद रिस्पेक्ट, ओके। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर आप देखोगे कि ऐसा दिखाया गया है कि इट इज गार्डेड बाय द स्टार्स ऑफ ओरियन, कॉन्स्टलेशन होता है ना, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी ओरियन की टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो ऐसा उसमें उन्होंने माना कि जब टूम को सेटल डाउन किया गया, वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे रखा गया, तो दे बिलीव, दे सेड कि ओरियन कॉन्स्टलेशन ऐसा लग रहा था कि वो गार्ड कर रहे हैं टूम को, ओके, राइट। अब ये तो था आपका एक वन गो आउटलाइन चैप्टर का। अब इस चैप्टर के बीच में आप ट्यूट के एंसेस्टर्स के बारे में भी जानोगे, जिसके लिए आई हैव मेड अ सेपरेट आउटलाइन, जिससे आप समझ जाओगे ट्यूट के एंसेस्टर्स के बारे में। तो जैसे हमारे जितने भी इंडियन गॉड्स हैं, बहुत सारे, हर एक आई वुड से हर एक चीज के लिए, हर एक नेचर के एलिमेंट के लिए वी हैव सेपरेट गॉड्स, राइट। तो ऐसे ही उधर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको गॉड माना जाता था, नेचर के एलिमेंट्स को भी गॉड माना जाता था, वहां भी सेम होता था। बट देन कुछ चेंजेस की वजह से यहाँ पर चैप्टर में आप देखोगे ट्यूट के एंसेस्टर्स ने कुछ कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से टेरिबल चेंजेस आए उनकी एंसेस्ट्रल लाइन में,
ठीक है, तो देखो ट्यूट के एंसेस्टर्स जो मेंशन है चैप्टर में आपको याद रखने हैं। एमेनहोटेप थर्ड, इनका नाम आया है चैप्टर में, जिसको कह रहे हैं कि ट्यूटनखामुन, जो कि खुद ट्यूट ही है। ट्यूटनखामुन के वो फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ऐसा एकदम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं बोला है। ओके, ही वॉज अ पावरफुल फारो हु रूल्ड फॉर 40 ईयर्स। तो ट्यूटनखामुन के जो फादर और ग्रैंडफादर दोनों हो सकते हैं एमेनहोटेप थर्ड। ओके, इन्होंने 40 ईयर्स तक रूल किया है फारो डायनेस्टी में। एंड देन Amenhotep IV, Tutankhamun's immediate predecessor, introduced a significant shift in Egyptian history. अब इन्होंने क्या किया, एमेनहोटेप IV जो है ये ट्यूटनखामुन के इमीडिएट प्रेडिसेसर है, मतलब ट्यूटनखामुन के हो सकता है ये फादर हैं। इन्होंने कुछ चेंजेस लाए, ये कुछ चेंजेस इन्होंने करा इजिप्शियन हिस्ट्री में। क्या चेंजेस किए, देखो, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। अब जैसे हम लोग मार्वल मूवी में हमने देखा है कि वी हैव अ गॉड ऑफ थंडर। कौन है ये बताओ, गॉड ऑफ थंडर कौन है? ही इज आवर वन एंड ओनली थॉर, है ना। तो वैसे ही अलग अलग गॉड्स होते हैं, इट्स जस्ट अ जोक, ये हमारे इंडियन गॉड नहीं है, ये मार्वल मूवी में दिखाया हुआ है, ठीक है। एसगार्ड के गॉड ऑफ थंडर इज थॉर। तो वैसे ही हमारे पास इजिप्ट में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एटन जो गॉड थे, सन डिस्क उनको बोलते हैं कि भाई सन डिस्क, एंड चेंज्ड हिज नेम टू एकेनेटन। ओके, क्या करा इन्होंने, एटन की वर्शिप को प्रमोट किया। कोई गॉड रहे होंगे जिनके पास सन डिस्क था, एंड उनका नाम चेंज करके कर दिया एकेनेटन, ओके, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन। उन्होंने अपना ही नाम चेंज कर लिया। पहले उनका नाम क्या था, एमेनहोटेप IV, और फिर उन्होंने अपना नाम चेंज करके बोल दिया एकेनेटन, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, कि भाई हम एटन के सर्वेंट हैं। इससे पहले एटन की पूजा नहीं होती थी। एटन की पूजा की जगह किसकी पूजा होती थी, आमून गॉड, ठीक है, इनकी पूजा होती थी। बट इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। एंड इवन Akhenaten relocate the religious capital from Thebes to a new city named Akhenaten और अमरना, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलीजियस कैपिटल को ही चेंज कर दिया। पहले थीब्स था और अब नई सिटी बना दी एकेनेटन, या फिर आप अमारना उसको बोल सकते हो, राइट। ही टारगेटेड द गॉड आमून, देखो उन्होंने गॉड आमून को टारगेट किया, डैमेजिंग हिज इमेजेस एंड शटिंग डाउन हिज टेम्पल्स। ऐसा समझ लो कि थॉर और लोकी वाला सिचुएशन हो गया है, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल थॉर एंड लोकी वाली वॉर हो गई है यहाँ पे, कि किसको सही में अपना रूल, अपना एक तरह से देखा जाए कि किसको माना जाए कि ये हमारा सुप्रीम पावर है। तो यहाँ पर आमून गॉड को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया। अब गॉड को नहीं डैमेज कर सकते, उसकी इमेजेस को डैमेज किया, शटिंग डाउन हिज टेम्पल्स, उसके सारे मंदिर को बंद कर दिया, एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी सारे चेंजेस ले आए। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो उनके किंगडम में अनरेस्ट तो आया ही होगा। बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन एज सच नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हुआ होगा। ओके, राइट। देन following Akhenaten's brief reign, a mysterious ruler took the throne but died soon after. और इसी को फॉलो करते हुए, यही रूल को फॉलो करते हुए एक और रूलर बीच में आए, जो बहुत ही जल्दी जिनकी डेथ हो गई थी, तो बहुत लंबा उन्होंने टाइम स्पैन नहीं लिया था टुवर्ड्स रूलिंग दैट प्लेस। और फिर आए हमारे ट्यूटनखामुन, जिसका हम ये चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं, ऑल्सो नोन एज ट्यूट बिकेम फारो एंड रूल्ड फॉर 9 years, एंड देन ही केम, वो आए, उन्होंने 9 years तक रूल किया। और साथ में उन्होंने ये पूरा जो इससे पहले जो हमारे रूलर थे एकेनहेटन, राइट, एकेनहेटन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटन की पूजा करवानी शुरू कर दी थी। बट जब ट्यूट आए, ट्यूट यानी कि ट्यूटनखामुन, ओके, आप इनके नेम्स को कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कोई ऑफेंड नहीं होने वाला है, राइट, ठीक है। सो ट्यूटनखामुन, अब इन्होंने वापस से सब कुछ जैसा पहले था वो रिस्टोर कर दिया था, ओके, ठीक है। सो रिस्टोरिंग द ओल्ड वेज, डिस्पाइट हिज रिलेटिवली शॉर्ट रूल, ट्यूटनखामुन्स डेथ रिमेन्स अ मिस्ट्री। और उनकी डेथ
हो गई थी, तो वो डेथ भी एक मिस्ट्री ही रही, बहुत ही कम टाइम के लिए उन्होंने रूल किया था, सो एक मिस्टीरियस डेथ उनकी हो गई थी, राइट। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, इधर पे समरी एक तरह से हमने कर लिया है, तो वन शॉट रिविजन तो इधर हो गया। बाकी नाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग विद वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, राइट, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम आती है चैप्टर के बीच में, तो यहाँ से वो भी सारी टैकल हो जाएगी। He was just a teenager when he died. Now he यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ट्यूट की बात हो रही है, ठीक है। द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली, हमने अभी जान लिया कि जो ट्यूटन खामुन है यानी कि ट्यूट है, वो लास्ट एयर था अपनी इस डायनेस्टी का, एंड बहुत ही टीनेजर, बहुत ही छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी, एंड ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। बहुत ही गोल्ड में अच्छे से पूरा डेकोरेटेड भर के उनको बरी किया गया था, एंड देन एवरीबडी जस्ट फॉरगॉट अबाउट हिम, भूल गए उनके बारे में, ठीक है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, ये डेट आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है, 1922 में उनकी टूम की डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले किसने की थी ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, कार्टर ने, ओके, ठीक है। कार्टर ने उनकी टूम की डिस्कवरी की थी, और ये सब कोई जानना चाहता था कि इनका मर्डर हुआ है, क्या हुआ था, एवरीबडी वांटेड टू नो। और इसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में तो इनके टूम को फिर से एक्सप्लोर किया गया। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tute has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. तो अब 80 years बाद जाकर उनका CT स्कैन वगैरह प्लान किया गया, राइट, ठीक है, 80 years के स्पैन में। यहाँ पर इस ईयर में जाके उनका CT स्कैन प्लान किया गया कि हम जानेंगे कि what might have happened with that person, right? An angry wind stirred up ghostly dust evils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. सिमेट्री आप समझते हो ना, कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, जहां पर पूरा वैली ऑफ द किंग्स, नाम से ही समझ में आ रहा है सारे ही रूलर्स को एक साथ बरी किया गया होगा एक जगह पर, एलीट प्लेस मे बी, राइट। सो जैसे ही इस टोम की डिस्कवरी होने के लिए उसे निकाला जाने लगा, तो बिल्कुल वही ड्रामेटिक सीन, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप एवरीवेयर, इट वाज विंडी, हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे कोई घोस्ट की एंट्री हो रही है, सम इविल पर्सनालिटी इज गोइंग टू एंटर द प्लेस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वो एक मूवी का सीन आप इमेजिन कर सकते हो। डार्क वैली क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। नाउ यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डार्क वैली क्लाउड्स, कि भाई बारिश आने के पूरे पूरे चांसेस थे, पूरे स्काई में बहुत जोरों से सारे बादल आने लगे, एंड नाउ इट सीम्स कि जितने भी स्टार्स हैं वो कवर हो रहे थे ग्रे कलर में। वाई? बिकॉज बारिश होने के चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी थी कि अब बारिश होने वाली है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। सो सेकेंड डेट यहाँ पर आ गई हमारे पास 2005, जब CT स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था ट्यूट के मम्मी को, राइट, ठीक है, ओके। 1922 जो हमने पीछे देखा था वो टूम की डिस्कवरी हुई थी बाय कार्टर, और 2005 में कार्टर ने जो चीजें बोली थी उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए CT स्कैन करवाना यहाँ पर हो रहा था, CT स्कैन करवाने ले जाया जा रहा था, एंड टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 years ago, ठीक है। ये प्रूव करने की ओके क्या रीजन था इनकी इस डेथ का, ये प्रूव करने के लिए इनका CT स्कैन वाज प्लान्ड इन द ईयर 2005। तो वो सिनेरियो आपको दिखाएंगे यहाँ पर, बताएंगे कि क्या हुआ था उस टाइम पर। सो all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। तो बहुत सारे लोग, अगर आप कभी एल्बर्ट म्यूजियम गए हो, वहां आपने देखा होगा, या किसी भी म्यूजियम में आपने विजिट किया है जहां पर ममीज को रखा जाता है, तो वहां अगर आपने देखा हो तो कितनी भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पर जो ट्यूट का, दिस इज द पिक्चर, ठीक है, ट्यूट का देखो किस तरह से रखा गया है टूम, राइट, पूरा कवर्ड, और कितना नीचे था, 26 फीट नीचे था। लोग, बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे थे उन्हें देखने के लिए, एंड दे गेज्ड एट द म्यूरल्स। म्यूरल्स होता है ये वॉल पेंटिंग्स जितनी भी लगी हैं, आप देख सकते हो म्यूरल्स, जितनी भी वॉल पेंटिंग्स आप साइड में लगी हैं। यूजुअली जो म्यूरल्स होते हैं दे नरेट द इंटायर स्टोरीज, पूरे उस पर्टिकुलर जो भी वहाँ पर जिसका मम्मी होता है, यूजुअली वो उसकी स्टोरी ही नरेट कर रहे होते हैं म्यूरल्स, बट इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा होगा।
तो वहाँ के लोग सभी जो है म्यूरल्स पर ध्यान दे रहे थे एंड वो बहुत ध्यान से देख रहे थे कि कॉफिन लिड, जो कॉफिन का ये ऊपर का पार्ट है, कवर्ड पार्ट है, दैट ढक्कन जिसे हम कहते हैं लिड, उसमें जो भी चीज़ें, जो भी आर्टिफैक्ट्स यूज हुए थे, जो भी डिजाइन्स बने थे, बहुत ध्यान से सब देख रहे थे. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और साइड में ही गाइड बुक्स रखी होती हैं तो वो भी पढ़ रहे थे. अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ बहुत चुपचाप से देख रहे थे, सोच रहे थे कि भाई इतनी छोटी एज में ये ट्यूट की डेथ हुई कैसे. एंड दे मस्ट बी वंडरिंग अबाउट द फैरोज कर्स. कुछ लोग फैरो के कर्स के बारे में बात कर रहे थे, अगर जरा भी इसको टच किया तो समथिंग बैड माइट, कुछ बुरा हो सकता है. डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम. ठीक है, ये फैरो का कर्स था जिसके बारे में लोग बातें करते थे कि भाई या तो डेथ हो जाएगी या कुछ भी बुरा हो सकता है जिसने थोड़ा भी अगर इसकी मम्मी को डिस्टर्ब किया. ट्यूट की मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना था बेसिकली, राइट. सो वो ये बातों को लेकर सोच रहे थे कि ये सच हो भी सकता है या इट्स जस्ट अ रूमर. तो ये वहां पर एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही थी. So the mummy is in a very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass. तो देखो ये हमारा सेकंड पर्सनालिटी आ गई. कौन है जाही हवास? ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, राइट. तो ऐसे ही एक डिपार्टमेंट था जिसके ये सेक्रेटरी जनरल थे जो इस तरह की चीज़ों पर रिसर्च करते थे. तो ही सेड कि जो ममी है अभी जिस हालत में हम देख रहे हैं, 2005 में ये बात हो रही है, दैट इट इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन. वाई? बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड. कार्टर ने जो किया 1920s में, उसकी वजह से द सिचुएशन इज नॉट गुड. मम्मी की हालत ठीक नहीं है. क्यों बोला होगा ऐसा? अगर हम आगे का चैप्टर न पढ़कर यहीं पर एक एनालिसिस ड्रॉ करें तो देखो क्या होता था कि आर्कियोलॉजिस्ट जब हमारे इस तरह के ट्रेजर्स को, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को जब भी एक्सकवेट करते थे, डिग आउट, उसको निकालते थे बाहर, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डैमेज हो जाती थी. तो चांसेस हैं कि जाही हवास वॉज पर्टिकुलरली पॉइंटिंग आउट टू दैट पर्टिकुलर डैमेज, कि ये डैमेज उन्होंने किया है, कुछ कुछ हो सकता है मिसिंग होगा प्रपोर्शन. तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने मम्मी को एक्सप्लोर करने के लिए निकाला था तो बहुत सारे वहां पर हमने देखा कि वो डैमेज्ड है, बहुत बुरी कंडीशन में है. एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक. कार्टर, हावर्ड कार्टर इज द फुल नेम. कार्टर का पूरा नाम क्या है? हावर्ड Carter. He was the British archaeologist who in 1922 discovered Tute's tomb after years of futile searching. बहुत मेहनत से, बहुत ही उन्होंने हार्डवर्क किया था, इधर उधर हर जगह चांसेस लिए थे कि यहाँ हो सकता है टूम, ये हो सकता है, कुछ भी ऐसा एक्सप्लोर. उन्होंने फाइनली 1922 में जाके उनको ट्यूट का टूम मिला. इट्स कॉन्टेंट्स, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. तो जो भी उन्होंने, ऐसा नहीं था कि सिर्फ डैमेज ही किया था, वो ये भी बोल रहे थे कि कार्टर ने जो भी डिस्कवरी की थी वो फैरो के लेजेंड में, मतलब इनकी डायनेस्टी के बारे में अगर बात होती है तो वहाँ भी इंक्लूड किया जाता है. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसको डैमेज उसने करा है ये बोल रहे हैं. बहुत से उसके जो डिस्कवरीज थी वो काम की थी. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. और ट्यूट का जो वो ममी था उसमें क्या देखा गया कि बहुत ही अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज़ जो किसी इंसान ने बनाई होती है, गोल्ड से बने हुए एलिमेंट्स मिले वहाँ पर, राइट. इतना अमेजिंग था बिकॉज पहले ऐसा कहा जाता था कि आफ्टर लाइफ में यही चीज़ों का यूज़ ये इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है वो यूज़ करेगा. इस पर्पज से सारा सामान रख दिया जाता था. ठीक है, तो रिसरेक्शन का मतलब होता है द रिटर्न और राइज ऑफ डेड. हम लोग इसको यूजुअली जीसस क्राइस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, बट देन वो वाला रिसरेक्शन इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल आर. यहाँ पर स्मॉल आर है तो हम यहाँ सिंपली समझेंगे कि ये माना जाता था फैरो डायनेस्टी में आफ्टर लाइफ कि ओके हो सकता है कभी ये वापस भी आए. स्कैरी नो. तो उसी के लिए सब कुछ सामान वहाँ साइड में, और बहुत ही ऑर्नामेंटल, बहुत ही डेकोरेटेड, गोल्ड से सजा हुआ, भरा हुआ वहाँ पर वो पूरा रखा गया था. ट्यूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही अमेजिंग चीज़ें थी, और भी बहुत कुछ बेसिक चीज़ें, बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाने पीने की चीज़ें, ये सब कुछ वहाँ, बर्तन वगैरह भी रखे हुए थे. प्रॉबेबली वो ये मानते थे कि
ट्यूट माइट गेट अप वन डे, वो उठेगा और वापस आएगा, तो उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आफ्टर लाइफ में वो बिलीव करते थे। तो ये सारे मे बी उनका रिचुअल भी रहा होगा, तो ये हर चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट थी। And after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating the three nested coffins. और वो सारे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद कार्टर ने क्या किया था, 1922 की यहाँ पर बात बता रहे हैं, कार्टर ने जब ये सारा कुछ देख लिया ट्रेजर वगैरह, तो उसने फाइनली कॉफिन्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ओके, सबसे पहले वाले में क्या मिला, सबसे पहले वाले कॉफिन के, अब देखो अगर इफ दिस इज अ कॉफिन, आप मेरी ड्राइंग पे नहीं जाओगे तो इसके 3 सेक्शंस में इस तरह से सबसे नीचे वॉज ट्यूट, बाकी अलग अलग पोर्शन में क्या रखा था, सबसे पहले अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स, एक कपड़ा जिसमें पूरा गार्लैंड्स है, विलो एंड ऑलिव लीव्स, ठीक है, वाइल्ड सेलेरी, ऑल दीज आर फ्लावर्स, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स, ये सब चीजों से प्रॉपर डेकोरेटेड था। तो इससे ये पता चलता है कि ये जब भी बरी हुआ है, ये मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में हुआ, बिकॉज ये सारे फ्लावर्स तभी होते हैं। तो देखो कितने अच्छे से दिमाग लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि अगर ये फ्लावर्स यूज हुए हैं इस टाइम पे, तो ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं ये मार्च या फिर अप्रैल में ही आते हैं, ये ब्लॉसम ही तब करते हैं। तो चांसेस है कि जब भी इनकी डेथ हुई है वो मार्च और अप्रैल का ही मंथ था, राइट। वेन ही फाइनली रीच्ड द ममी दो ही रैन इनटू ट्रबल, और जैसे ही वो ये सारा एक्सप्लोर करके ममी तक पहुंचा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग ट्यूट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड। जो रेजन्स वहां पर, रिचुअल रेजन्स क्या होता है, रेजन्स जो भी लगाए थे रेजन्स वगैरह हमारे, वो सारे स्टिकी हो गए और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कॉफिन को स्टेबल करने के लिए। आप ये समझो कि ट्यूट जो है वो और नीचे सीमेंटेड हो गए और नीचे धंस गए, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो गई उनके लिए, उनको मूव करना भी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था, ठीक है। उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन में वो पूरा नीचे धंस गए थे एंड किसी भी तरह से बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो निकाल नहीं पा रहे थे। एंड फाइनली कार्टर सेड कि अब क्या करें, व्हाट वाज टू बी डन। तो कोई रास्ता जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, अब उनको एक आइडिया आया कि हमें इसको निकाल कर जो है कहाँ रख देना चाहिए, सन लाइट में, सन की हीट में। चांसेस हैं कि ये मेल्ट हो जाएगा सारा रेजन एंड प्रॉबेबली फिर हम आराम से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इजिप्ट की गर्मी सोचो, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में ब्लीजिंग सनशाइन, इतनी धूप में उसको रख दिया और लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग बज्ड, 1 इंच भी इधर से उधर वो मूव नहीं करा पाए। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. क्या बोला, अब उन्होंने यहाँ पर बोला अपनी स्टेटमेंट, जितना भी इस तरह का एक्सप्लोरेशन होता है तो एक डॉक्यूमेंटेड वर्जन रखना पड़ता है, राइट। तो वो डॉक्यूमेंटेड वर्जन में उन्होंने क्या मेंशन किया कि वी हैड टू कट इट डाउन, हमें उसे कट करना पड़ा। और क्यों, बिकॉज जितना भी सामान हमने बाहर निकाल दिया था, वी हैड टू पुट इट बैक, उसको रखना भी तो था, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी आराम से किसी भी तरह गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, ठीक है, राइट। सो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, तो उन्होंने यही बोल दिया, इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, अगर कट नहीं किया ममी का लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट, स्कल एंड ऑल द लिम्स जो नीचे ऐसे हाथ रहे थे, अगर वो कट नहीं करते तो थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स को बड़े आराम से बेवकूफ़ बनाकर रास्ता निकालते और उसको वहां से सारा का सारा गोल्ड निकाल चुके होते। रिप्ड इट अपार्ट मतलब होता है सारा का सारा निकाल लेना, okay. In Tute's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. पहले क्या होता था, ट्यूट के टाइम पर जितने भी रॉयल फैमिली जो होती थी वो बहुत ही रिच होती थी और उनको ये होता था कि सारा सामान हम अपने साथ मरने के बाद भी लेके जाएंगे। पर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग ट्यूट वाज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, तो इसीलिए किंग ट्यूट को भी बहुत सारे सामान के साथ, गोल्ड के आइटम के साथ पूरा लैविश भर दिया था। Precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sheaths for his fingers and toes। देखो कितनी सारी चीजें, जितना भी डेकोरेटिव आइटम होता था सब कुछ बिल्कुल ऐसे समझ लो कि सर से लेकर पैर तक पूरा उनको ऐसा समझ लो पूरा सामान पैक करके वो जा रहे थे बरी होने, राइट। क्योंकि पहले ऐसा मानना था, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। So to separate Tute from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint। तो
उनका एक्चुअल में पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कार्टर के आदमियों ने क्या किया था, सारे ऑर्नामेंट्स को उनसे सेपरेट कर दिया था और बहुत सारे जॉइंट्स पे कट लगा दिया था। वंस दे हैड फिनिश्ड द रीअसेंबल्ड, और जब उन्होंने सारा अपना कर लिया जो भी उन्हें छानबीन करनी थी, वापस से सारे जॉइंट्स को एक साथ उन्होंने असेंबल कर दिया कट करने के बाद। On layer of sand in a wooden box, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tute now rests. और जो भी उन्होंने डैमेज किया था वो उन्होंने कैसे ना कैसे करके छुपा दिया, ठीक है, ओके। तो इस तरह से इतना डैमेज कार्टर ने कर दिया था। नाउ वापस यहाँ पर प्रेजेंट में बात करें तो अब आर्कियोलॉजी जो है इस तरह की नहीं है। वो आई नो कि वो इंटरवीन तो करना चाहती है कि पास्ट में क्या हुआ, ट्रेजर वगैरह से बड़ा लेना देना होता है, लेकिन अब फोकस जो है वो ट्रेजर पर कम, खजानों पर कम, और फैसिनेटिंग डिटेल्स कि भाई उनकी लाइफ कैसी रही होगी, तो वो हिस्ट्री की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। डेथ की मिस्ट्री एंड एवरीथिंग, दे जस्ट वांट टू नो द थ्योरी पार्ट कि क्या हुआ होगा, कैसे वो लोग रहते थे, इस पर वो ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजी, राइट। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब तो देखो इतने सारे टूल्स हैं कि आराम से खुदाई हो सकती है ज़मीन की, कितना भी नीचे एक्सकवेट हो सकता है, डिगिंग हो सकती है और पता लगाया जा सकता है। पहले तो इतने टूल्स भी नहीं थे, मशीनरीज भी नहीं थी, तो कह सकते हैं कि बहुत डैमेज हो जाता था, बट अभी तो बहुत ध्यान से किया जाता है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट है। तो इन 1968, ये हमारी तीसरी डेट आई है, ठीक है, 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक एक्सरे किया, ठीक है, और उस एक्सरे में क्या रिवील किया, एक बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट का मतलब होता है सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया कि beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे हम कि भाई उनके चेस्ट वाले एरिया से थोड़ा नीचे, रेजिन के नीचे, ब्रेस्ट बोन और उसके फ्रंट रिब्स जो है मिसिंग है, ठीक है, चेस्ट के नीचे वाले जो भी पोर्शन है, ब्रेस्ट बोन्स एंड रिब्स, दे आर मिसिंग। तो ये एक एक्सप्लोर यहाँ पर इन्होंने कर लिया और डिस्कवरी कर दी एंड स्टेटमेंट दे दिया क्या कि ये दोनों चीजें मिसिंग हैं, और ऑब्वियस है इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, पूरा डिपार्टमेंट हिल गया होगा कि हाउ इज इट पॉसिबल। और इसी को एक्सप्लोर करने के लिए फाइनली आज 2005 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 अलग अलग फेजेस में ये चैप्टर हुआ है। 1922 कार्टर की डिस्कवरी, 1968 में ये रिवील हुआ कि बोन्स मिसिंग है, राइट, ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और फिर 2005 में इस बात को प्रूव करने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है या बेकार में ही इस तरह से बात की जा रही है, रूमर्स है। तो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, by which 100 of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी 2005 बहुत दूर की बात नहीं है, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रॉपर सीटी स्कैन करके 3-dimensional वर्चुअल बॉडी पूरी बनाई गई कि ओके ट्यूट जो है कुछ इस तरह से दिखते होंगे। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्यूट देन द एक्सरे। तो सीटी स्कैन तो सिर्फ बोन्स का एक पूरा पोर्शन दिखाएगा ना, इससे ज्यादा क्या दिखाएगा। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, और क्या वो ये आंसर कर सकता है जो अभी भी थे, इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है कि वो कैसे मरे और जब उनकी डेथ हुई थी तो वो एग्जैक्टली कितने इयर्स के थे जिस टाइम पर उनकी डेथ हुई थी, क्या ये क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। किंग ट्यूट्स डिमाइस वाज अ बिग इवेंट, और ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट था उनकी डेथ, क्योंकि आखिरी रूलर थे, किसी भी रूलर का जाना बहुत बड़ा इवेंट होता है, राइट। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। उनकी डायनेस्टी के आखिरी जो लीनिएज में थे वो ट्यूट ही थे, इस एक तरह से तो उनकी डायनेस्टी ही खत्म हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी डेथ का। द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि उनकी डेथ क्यों हुई, किसी ने मारा या खुद ही उनकी डेथ हो गई, तो कैसे, राइट। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको इनिशियली ही बता चुकी हूँ, तो ट्यूट की हिस्ट्री यहाँ पर थोड़ी सी आ जाएगी, उसके एंसेस्टर्स के बारे में है, राइट। उनके एंसेस्टर्स के बारे में तो नाम देखो क्या है, एमेनहोटेप III, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एमेनहोटेप III
ट्यूट्स फादर या फिर ग्रैंडफादर क्लियर नहीं है कि कौन थे. ही वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades. बहुत ही पावरफुल रूलर थे. 4 decades यानी 40 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था. बहुत ही गोल्डन एज माना जाता था. एंड देन उनके बेटे एमेनोटेप IV फाइनली उन्होंने इनिशिएट किया बहुत ही एक अजीब सा पीरियड इजिप्ट का. जैसा कि मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि उन्होंने बिल्कुल रिलीजियस सेंस में इतने चेंजेस लिया, रिलीजियस सिस्टम ही पूरा बदल दिया. उन्होंने क्या किया, द न्यू pharaoh, द न्यू किंग, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन. एटन की वर्शिप प्रमोट की और अपना नाम चेंज करके कर दिया एकनहेटन. एकनहेटन बोलो आप, आखेनहेटन बोलो, जैसे मर्जी. अब आप देख सकते हो नेम में भी एटन वर्ड छुपा हुआ है. तो वो इतने ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे एटन गॉड को. और इसका इनके नाम का मीनिंग क्या था, सर्वेंट ऑफ द एटन. ओके, इनके नाम का मतलब था कि एटन के सर्वेंट. राइट. एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ. इन्होंने क्या किया, पहले रिलीजियस कैपिटल थीब्स था, लेकिन अब उसको अपने रूल में चेंज करके कहाँ बना दिया, उसका नाम बोल दिया एकिट. ओके, आकेटेटन बोल दिया उसको. नोन नाउ एज अमारना, आज उसको अमारना कहते हैं. ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमून. और फिर इन्होंने मेजर, उनके कंट्री के बहुत बड़े गॉड माने जाते थे आमून, उन पर डायरेक्ट अटैक किया और जितनी भी उनकी इमेजेस, टेम्पल्स, वो सब बंद कर दिए. तो रे जॉनसन जो है डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन ल्यूक्सर, उन्होंने बोला बहुत ही बुरा टाइम रहा होगा. अभी भी हम देखते हैं रिलीजन के बेसिस पर कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो उस टाइम पर भी कितना ज़्यादा, जब साइंटिफिक इनोवेशंस तो बहुत कम थी, राइट. तब आज से 300 ईयर्स अगो पहले तो कुछ भी नहीं था ना ऐसा साइंटिफिक डिस्कवरीज. तो अब हर कोई जो है रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडियोलॉजीज पर ही भरोसा करता था. ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हॉरिफिक रही होगी उस टाइम पर. एंड the family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Wacky का मतलब क्या होता है, I would say funny. कुछ funny सा हो गया था वो, अजीब सा, धीरे धीरे. ओके, towards the end of his life, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने ड्रास्टिक चेंज ले आए थे पूरे सिस्टम में, वो भी रिलीजियस सिस्टम में, नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट देन रिलीजियस. तो लोगों के बिलीफ्स के साथ उन्होंने बिल्कुल ऐसे टर्न ओवर कर दिया था. तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम आई होगी. एंड देन आफ्टर एकनहेटन्स डेथ के बाद एक और रूलर आए, जिस मिस्टीरियस रूलर का नाम यहाँ पर इन्होंने लिखा है स्मेनखारे, राइट. तो उन्होंने भी इसी को फॉलो किया, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ भी डिटेल नहीं है, कोई भी ट्रेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो वेस्टिजेस, नथिंग. एंड देन फाइनली ट्यूटनखातेन टुक द थ्रोन. हमारे ट्यूट ने थ्रोन को अपने अंडर किया. एंड किंग ट्यूट, एज ही इज वाइडली नोन टुडे, किंग ट्यूट हम इन्हें कहते हैं. एंड देन ही फाइनली, इन्होंने वापस क्या किया, अपना नाम चेंज करके लिख दिया ट्यूटनखामुन. वाई, अब देखो इनके नेम में ये वर्ड आ रहा है आमुन, ठीक है. ओके, गॉड. तो जैसा कि इनके फादर ने क्या किया था, ग्रैंडफादर की भी मैं बात करूँ, अगर पीछे की बात करूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं, तो एखनएटन्स, ये जो नाम है इसको हटा दें अगर, तो यहाँ पर एटन था, तो इन्होंने अपना नाम जो है क्या चेंज किया, इनको अपना नाम चेंज करना पड़ा ट्यूटनखातेन से ट्यूटनखामुन. वाई, बिकॉज ही बिलीव्ड मोर इन द गॉड आमुन. वो आमुन पर ज़्यादा बिलीव करते थे. एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. और इन्होंने सारा पुराना रिस्टोर कर लिया, जितने भी ट्रेडिशनल बिलीव्स थे सारे रिस्टोर कर लिए. और 9 years तक इन्होंने रूल किया है. एंड देन अनएक्सपेक्टेडली ही डाइड. अब रीजंस क्या हैं अभी तक नहीं पता. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये तो सिर्फ एक मम्मी पर बात हो रही है. इजिप्ट में ऐसे बहुत सी मम्मीज हैं. How many? No one knows. किसी को नहीं पता कितने. Okay? The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and still counting. बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इफ़ यू वांट टू डिस्कवर अबाउट दीज ममीज. तो ये बहुत इजी काम नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी प्लस कैपिटल, पैसा भी तो चाहिए होता है. अभी तक 600 मतलब 600 प्लस वहाँ पर ममीज डिस्कवर हो गए हैं. इन द नेक्स्ट फेज, उसके बाद क्या करना होता है, ममीज को स्कैन करना पड़ता है एक पोर्टेबल सीटी मशीन से, राइट, जिसको किसने डोनेट किया, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस, इट्स मैन्युफैक्चरर. ये कंपनी है
ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो उन्होंने डोनेट किया इनको कि ओके आप करो, एक्सप्लोर करो, इनके बारे में स्कैन करो, इनको जानो। किंग ट्यूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, और किंग ट्यूट जो थे वो उनमें से देखा जाए तो वन ऑफ द फर्स्ट टू बी स्कैन्ड, जिनका स्कैन हो रहा था। एज एन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, तो यहाँ से दिखता है कि यार काफी नोबल और एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा मॉडर्न हो गए वो, बिकॉज वो अपने अपने ओवरऑल सारे ममीज में से उनकी मम्मी जो थी वो फर्स्ट थी स्कैन होने के लिए, है ना। तो अवार्ड उन्हें यहाँ पर एक दे दिया है कि भाई इतने रॉयल थे कि पहला उन्हीं का स्कैन हो रहा था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images. देखो कितने X-ray images निकाले वहां पर, 1700, मजाक नहीं है, 1700 X-ray images ट्यूट का हेड। और कैसे देखो स्कैन कैसे किया गया, इन 0.62 millimeters slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image। मतलब जो भी इमेज आ रही थी बहुत ही स्ट्रेंज इमेजेस आ रही थी, हेड एंड देन अलग अलग तरह से हर पोर्शन हर डायरेक्शन से स्कैन हो गया था। विद ट्यूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। और सबने बहुत ट्राई किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट विच डील्स विद एक्सरेज एंड बोन्स, फोरेंसिक्स, राइट, एनाटॉमी, सब ने अपने अपनी थ्योरीज देनी शुरू की और इस सीक्रेट को रिवील करने की कोशिश की जो आज तक इस बरियल में प्रोटेक्टेड है, ओके, इस कॉफिन में प्रोटेक्टेड है। नाइट ऑफ द स्कैन, अब यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं कि जिस रात वो स्कैन हुआ, थोड़ा सा एक हॉरिफिक एनवायरनमेंट आपको दे रहे हैं, तो एक हॉरर एलिमेंट मैंने भी ऐड कर दिया थ्रू दिस पिक्चर। तो जिस रात वो स्कैन हुआ, वर्कमैन कैरी ट्यूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, ठीक है, टूम से उठाकर ट्यूट की बॉडी को, ट्यूट की मम्मी को बॉक्स में रखा गया। लाइक पॉल बेयरर्स दे क्लाइंब्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड आउटसाइड। बाहर सैंड, इजिप्ट का आपने देखा हुआ इमेज किस तरह से होता है, तो देयर इज दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सैंड, तो वहां से किसी तरह उठाकर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में ले जाकर स्कैनर तक पहुंचाने की कोशिश की। 20 minutes later, two men emerged. दो लोग आए 20 मिनट बाद, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic pans। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आई, दो लोग आए स्कैन करने के लिए, बट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सैंड, वो विंड जो सैंड था उसकी वजह से वो फैन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मशीन के, वो नहीं चल रहा था। एंड द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, और वो इतनी महंगी जो स्कैनर थी वो ख़राब हो गई थी बिकॉज वो सैंड के फंसने की वजह से। और वहाँ पर बाकी लोगों ने, गार्ड्स ने क्या बोला, कर्स ऑफ द फारो, कि भाई देखो हमने तो कहा था कि अगर आप इसे टच करोगे, कुछ भी करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो नर्वसली भी और एक तरह से जोक की फॉर्म में भी आप कह लो कि उसको उनको चिढ़ाया गया कि इट माइट बी कर्स ऑफ द फारो। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure, और किसी तरह जो बाकी दूसरे फैंस थे, हेल्पर फैंस हो गए, ऑल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढा, तो एक एक्स्ट्रा फैन निकाला, उसने अच्छे से काम किया और उनका प्रोसीजर पूरा हुआ। और जब पूरी चेकिंग की कि कोई भी डेटा नहीं उड़ा है, द टेक्नीशियंस टर्न्ड ट्यूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टूम। वापस से ट्यूट को टूम में रख दिया गया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace, where the funerary priests had laid him so long ago। बिल्कुल उसी तरह से वापस जहाँ पर उनके प्रीस्ट्स ने ट्यूट के फ्यूनरल के टाइम उन्हें रखा था, बिल्कुल वैसे ही जाकर तसल्ली से आराम से उनको अपने ही उनके कॉफिन में जाके रख दिए, ओके। और जब वापस आकर टेक्नीशियन ने कुछ बहुत सारी अमेजिंग सी ट्यूट के इमेजेस दिखाई, अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड tilted it in every direction। हर जगह आप देखो वो इमेज, पूरे उनकी मूवमेंट, पूरे हेड को, स्कल को मूव कराया, एंड द टेक्नीशियन वाज एबल टू प्रेजेंट ऑल इन हिज एंटायर इमेज। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे एक एनाटॉमी की क्लास में पूरा नेक वर्टिब्रे दिखता है, वो सब कुछ वहां पर दिख रहा था। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, कहीं से हैंड दिखा, कहीं से रिब केजेस दिखी, कहीं से स्कल दिखा, बट फॉर नाउ कोई प्रेशर नहीं था बिकॉज अब सीटी स्कैन हो चुका था।
जाही हवास स्माइल, वो बड़े खुश हुए, स्माइल करा उन्होंने बोला कि फाइनली मैं पिछले इतने रातों से सो नहीं पा रहा था, मुझे लास्ट नाइट बिल्कुल नींद नहीं आई थी टेंशन से, अब मैं आराम से जाके सो पाऊंगा, बिकॉज जो भी हमने सोचा था वो सारा का सारा एज प्लान्ड हो चुका है। एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जहाँ पर भी वो उनका स्कैन वगैरह हो रहा था, द विंड हैड स्टॉप्ड, जैसे उन्होंने लीव की वो जगह, हवा भी चलनी बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। वैली ऑफ द डिपार्टेड, डिपार्टेड कौन होता है, जो चला गया। तो एक तरह से तो वहाँ इतनी सारी डेड बॉडीज ही थी ना, देखा जाए तो वहां पर हवा भी चलनी बंद हो गई थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू ट्यूट्स टूम स्टूड ओरियन, और उन्होंने क्या देखा कि जहां से ट्यूट का टूम बिगिन होता है, उस एंट्रेंस पर उन्होंने वहां से ऊपर देखा तो उनको ओरियन कॉन्स्टलेशन नजर आया, ठीक है, दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, राइट। बहुत से गॉड्स और इस तरह के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिन पर बिलीव किया जाता है, हमारी इंडियन माइथोलॉजी में भी है, वी हैव दिस इजिप्शियन माइथोलॉजी, तो वहां पर भी ऐसा माना जाता है कि इट इज द सोल ऑफ ओसिरिस, ठीक है, ओरियन को कहते हैं सोल ऑफ ओसिरिस। ओसिरिस इज द नेम ऑफ अ गॉड, गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ के गॉड को ओसिरिस कहते हैं। तो ओरियन कॉन्स्टलेशन जो बोला जाता है कि जो कॉन्स्टलेशन है ये एंशिएंट इजिप्शियन में ओसिरिस की सोल को कहा जाता है। और ऐसा लग रहा था कि ट्यूट, जो कि बॉय किंग, एक बहुत ही छोटा सा किंग था, बच्चा ही तो था जब उसकी डेथ हुई, राइट। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो ओरियन कॉन्स्टलेशन है ये गार्ड कर रहा है हमारे ट्यूट को, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप इट हेल्प, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है चैप्टर में जो आपको डराए, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो हमारी डेट्स थी, हमारे इसमें ट्यूट की हिस्ट्री थी, जो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। एंड द मेजर डेट्स वर 1922, देन इट वाज आफ्टर 80 years 1960, आफ्टर 40 years कुछ यहाँ पर 1968 दिया हुआ है, एंड वी हैव 2005, ठीक है, ओके। सो दैट वाज इट, कुछ भी ऐसा नहीं था। 1922 में डिस्कवरी हुई थी टूम की बाय कार्टर, देन एन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी, उसने बोला कि ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो उसको डिस्कवर करने के लिए 2005 में फाइनली क्या बोला गया कि एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, कुछ भी लॉस्ट नहीं है, सारे बॉडी पार्ट्स एज इट इज वहां पर अवेलेबल है, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम करेंगे जो और आपको चैप्टर इजी बना देगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करेंगे। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर इन अ बेटर वे, स्ट्रैक बेस्ड भी हो जाएंगे, प्लस शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, जो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे इस चैप्टर की, ऑल्सो विद द नेम्स एज वेल, जहाँ पर आप मेजरली कंफ्यूज रहते हो इस चैप्टर में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।